मेरी बहन ने मेरा आईडी कार्ड लेकर ऑनलाइन फिशिंग की। सोचा किसी मासूम को फंसाएगी, पर बड़ी मछली जाल में फंस गई। वो भी लॉ डिपार्टमेंट की, वो लड़की जिसका बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है। शांत और खूबसूरत शिए छिंगयुआन। शिए छिंगयुआन ने मेरी फ़ोटो देखी तो उसे लगा उसकी अकल का मजाक उड़ाया है। उसने रातों रात कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक एंटी स्कैम वारंट जारी कर दिया। पूरे कॉलेज के लिए एंटी स्कैम वारंट। ये शख्स एआई से फ़ोटो बनाकर फ्रॉड कर रहा है। ऐसे लुक्स वाला आदमी असल ज़िंदगी में होना नामुमकिन है। ये पूरी तरह से पीट्यून फोटोशॉप है। जो भी जानकारी देगा, शिए दीदी शांत हो जाइए, क्या पता ये फ़ोटो असली हो, क्या ये वाकई शिए भाई है। नामुमकिन। ऐसे लुक्स वाले बंदे को कॉलेज में ढूंढना नामुमकिन है। कल साइन किया हुआ एग्रीमेंट लेकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुझसे मिलने आओ, वरना तुरंत कॉलेज से बाहर निकल जाओ। अगले दिन बास्केटबॉल मैच तक उसने मुझे देखा। वही परफेक्ट लुक्स वाला मैं। शिए छिंगयुआन ने फ़ोन निकाला और पोस्ट अपडेट की। लगता है छोटी ननद मेरी वजह से कॉलेज छोड़ने वाली है। मैं ये एग्रीमेंट कैसे साइन करूं कि वो रुक जाए। मामला काफ़ी गंभीर है। मैं और तांग्यू जुड़वा हैं, लेकिन हम दोनों की अकल का बंटवारा बिल्कुल बराबर नहीं हुआ। माँ के पेट में ही मैंने उसका दिमाग छीन लिया था। जब मैं मैथ्स ओलंपियाड का गोल्ड मेडल लेकर रिसर्च कर रहा था, वो गुड़िया से खेल रही थी। जब मेरा टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ, वो तब भी पाइनियन और इंग्लिश के फ़र्क में उलझकर टीचर की डांट सुन रही थी। किसी तरह अपनी किस्मत से आर्ट्स कोटा का फ़ायदा उठाकर वो मेरे साथ उसी यूनिवर्सिटी में आ गई। अभी कॉलेज खुले कुछ ही दिन हुए थे। ये बेवकूफ़ लड़की बड़ी खुशी खुशी मेरे पास आई। कहने लगी उसे एक बहुत हैंडसम आदमी मिला है और वो बड़े लोगों के सर्कल में घुसना चाहती है। मैंने उसे बताया कि ऐसे बैकग्राउंड वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं, पर तांग्यू को यकीन नहीं था। उसका मानना था कि बस लुक्स अच्छे होने चाहिए। उस दौरान वो रोज़ मुझे अपडेट्स देती थी। उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। वो कितनी प्रोफेशनल बातें करती है। उसने मुझसे लॉ पर भी बात की। क्या यही बड़े लोगों का आकर्षण है। फिर एक दिन वो घबराते हुए मेरे पास आई। उसने कल मुझसे मिलने का समय रखा है। मैं बहुत डरी हुई हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। जब उसने ये मैसेज कहा, मैं अपने गाइड से रिसर्च पेपर के लिए डांट सुन रहा था। क्या पेपर पूरा नहीं हुआ और कितनी देर इंतज़ार करवाओगे। बिना सोचे समझे मैंने हाँ कह दिया और रात भर जागता रहा। पेपर सबमिट करने के बाद मैंने राहत की सांस ली। मैंने अभी क्या वादा कर दिया था। तांग्यू का क्या था। रूममेट ने मुझे कॉलेज फोरम का एक पोस्ट भेजा। टाइटल बहुत भड़काऊ था। मेरा हाथ कांप गया और मैंने क्लिक कर दिया। पोस्ट करने वाले की आईडी देखकर ही लग रहा था कि पंगा भारी पड़ेगा। हर शब्द में गुस्सा भरा था। एआई से फ़ोटो बनाकर फ्रॉड करने वाले घटिया इंसान कॉलेज से बाहर क्यों नहीं निकल जाते। नीचे के कमेंट्स देखो। मज़ा लेने वालों की कमी नहीं। शे दीदी लॉ की स्टूडेंट हैं, उन्हें झूठ बोलने वालों से नफरत है। ये तो सीधे शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। शे छिंगयुआन का रिप्लाई जल्दी आया। स्क्रीन के पार भी उनका गुस्सा महसूस हो रहा था। मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, मुझे फ्रॉड से सख्त नफरत है। मुझे पता था कि ये बेवकूफ़ जल्द ही पकड़ी जाएगी। किसी की फ़ोटो लगाकर शे दीदी को ठग रही है। क्या जान प्यारी नहीं है, उसे कॉलेज से निकाल दो। शे छिंगयुआन, इतनी देर तक ऑब्जर्व करने के बाद तुम्हें पता चला कि वो फ़ोटो एडिटेड है। ये लड़की तो बहुत डरपोक है। सोचा नहीं था कि वो ऐसी हरकत करेगी। मैंने उसके रूम नंबर का पता लगाया और सीधे वहाँ पहुँच गई। मैंने अभी उसे हॉस्टल के कोने में पकड़ लिया। वो रोते हुए रहम की भीख मांग रही थी। कह रही थी कि वो उसके सगे भाई की फ़ोटो है। क्या मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ जो उसकी बात मान लूँ। वो फ़ोटो इतनी हैंडसम थी। क्या कोई इंसान इतना हैंडसम हो सकता है। रात के सन्नाटे में हॉस्टल के गलियारे में मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन देख रहा था। जितनी बार उस फोटो को देख रहा था वो उतनी ही जानी पहचानी लग रही थी। अरे, ये तो वही फ़ोटो है जो मैंने पिछले हफ्ते खिंचवाई थी। क्योंकि मैं बहुत हैंडसम लग रहा था, सब इसे एआई बोल रहे हैं। तांग्यू हॉस्टल की कुर्सी पर सिमटी हुई है, फ़ोन देखते हुए रो रही है और लगातार मैसेज कर रही है, माफ़ी मांग रही है। तभी शिए छिंगयुआन ने फिर से पोस्ट अपडेट की। ये इंसान तो बहुत कमज़ोर निकला, अभी कुछ किया भी नहीं और डर के मारे रोने लगा। बस चिल्लाए जा रही है कि वो उसका भाई है। वो कह रही है कि उसका भाई कल 10 बजे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आएगा और एग्रीमेंट साइन करेगा। ये तो मुआवजे की बात हो गई। वो कह रही है उसका भाई खूबसूरती की मिसाल है। कल मैं वहीं इंतज़ार करूंगी, देखूंगी कैसे वो अपनी फ़ोटो का राज छुपाती है। मेरे चेहरे के हाव भाव एकदम जम गए और सिर घूमने लगा। लगता है कल सुबह 10 बजे मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। मैं मायूस होकर उस पोस्ट को घूरता रहा। सबूत ढूंढने की कोशिश की कि ये उसने नहीं किया, पर अंत में मुझे मानना पड़ा। वो बेवकूफ़ जो मेरी फ़ोटो लेकर घूम रही है, वो वाकई मेरी सगी बहन है। तांग्यू, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है।
फोरम का रुख अब पूरी तरह बदल गया है। इस दीदी की बात करने का अंदाज कितना सख्त है। लगता है वाकई बहुत गुस्सा है। कोई मजाक नहीं है। नए लोगों को सब बता रहे हैं कि शीए छिंगयुआन लॉ डिपार्टमेंट की कितनी खूंखार लड़की है। घर का बैकग्राउंड बहुत डरावना है। जो भी उसे देखता है इज्जत से सिर झुका लेता है। अब वो स्कैमर तो गई, उसने कॉलेज की सबसे सख्त चीज से पंगा ले लिया है। ये सब पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन उपन्यासों के हिसाब से ऐसे अमीर और गुस्सैल लोगों से सबसे ज्यादा दूर रहना चाहिए। मेरा मन कर रहा था तांगयू को खींचकर 4 थप्पड़ मारूं। डरते डरते मैंने तांगयू के दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर को निकाला। मैंने उस शीए छिंगयुआन को रिक्वेस्ट भेजी। अभी मैं सोच ही रहा था कि बात कैसे शुरू करूं। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। वो शीए स्टूडेंट, मैं तांगयू का बड़ा भाई हूं। क्या चक्कर है? फोटो के बारे में जो कहा वो असल में एक गलत फहमी थी। तुमने कोई एडिटिंग वाली नकली फोटो नहीं ली। इसने मुझे पूरे 15 दिनों तक बेवकूफ़ बनाया। अब कह रहा है कि ये गलत फहमी है। वो फोटो असली है। वो सच में मेरे खुद के आईडी कार्ड की फोटो है। कोई फिल्टर नहीं लगाया, ना ही उसे एडिट किया है। अगर ऐसी शक्ल सच में होती तो मैं अभी इसी वक्त बास्केटबॉल कोर्ट के दोनों बास्केट और सारी बॉल्स खा जाता। ये फालतू बातें मुझे मत सुनाओ। कल सुबह 10 बजे अपनी बहन की बताई हुई वो कर्ज चुकाने वाली एग्रीमेंट साथ लेकर आना। स्पोर्ट्स स्टेडियम में मिलेंगे। अगर असली बंदा नहीं मिला तो मैं सीधे इस बारे में सबको बता दूंगी। उसे बाहर निकलवा दूंगी। तांगयू, तुम सच में किसी काम के नहीं हो। क्यों ना उसे बस दोबारा जन्म लेने के लिए छोड़ दूं। ये मुसीबत वाली चीज़ मेरे जैसे शरीफ इंसान के लिए बिल्कुल नहीं है, जो बस चुपचाप पढ़ाई करना चाहता है। सोने से पहले मैंने फिर से पोस्ट देखी। माहौल तो अब बदलने लगा है। अगर वो भाई सच में इतना हैंडसम हुआ कि सबकी बोलती बंद हो जाए तो क्या होगा? हैंडसम होने से पेट नहीं भरता। मिस शीए अपनी बात की पक्की है। उसने कहा है कि कल उसकी क्लास लेगी तो लेगी। सच कहूँ तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो एडिटिंग वाला बंदा असलियत में कितना बदसूरत हो सकता है। लाइव स्ट्रीमिंग की मांग है नामुमकिन। इस दुनिया में कोई भी वैसा नहीं दिख सकता। ये बंदा पक्का फ्रॉड है। मैं इतनी बड़ी हो गई, पहली बार किसी ने मुझे पागल बनाया है। कल हर हाल में हिसाब बराबर करना है। वो भाई बहन तैयार रहें। मैंने दुखी होकर अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, कल का दिन मुश्किल होने वाला है। सिर्फ तांग यू की जान ही नहीं बचानी है, बल्कि उस शीए नाम वाली लड़की से वो मनहूस कर्ज वाला एग्रीमेंट भी फाड़कर वापस लेना है। माफीनामा पत्र साथ लेकर कल सुबह हॉस्टल के नीचे मेरा इंतजार करना। भैया भैया, मेरी गलती है। मैंने अपनी प्रोफाइल फोटो बदलकर कुत्ता लगा ली है। फोटो बदलने से क्या होगा? उसने तो पूरे स्कूल में वांटेड का पोस्टर लगा दिया है। क्या वो सीनियर शीए सच में मुझे स्कूल से निकलवा देगी? जब तक भाई यहाँ है चिंता मत कर। फोल्ड, सब खत्म, पूरी तरह लुकिंग। लेकिन मुझे अभी भी याद है। सब ठीक है, मैं मुद्दे पर आता हूँ। सेम, वो भी चल सकता है। सुनो, मिस शीए ने कुछ दिन पहले उस फ्रॉड के बारे में जो कहा था, कहीं वो तुम तो नहीं? भाई तू भाग जा यहाँ से। वो कत्ल खाना है। वो औरत इंसान को जिंदा मार सकती है। क्या तुम्हें पता है? मुझे पता है, फिर भी जा रहे हो। जाना ही होगा। तांग यू को कल ही अपना सामान समेटकर घर जाना पड़ जाएगा, तो तुम्हें भी संभल कर रहना होगा बड़े भाई। मैं बिल्डिंग के नीचे पहुंचा तो देखा कि तांग यू ने खुद को बुरी तरह ढका हुआ है। रोने से कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में शीए छिंग युआन तुम्हें एक नज़र देखेगी तो तुम्हारे ये आंसू उसके लिए कुछ भी नहीं होंगे। मैं तो बस किसी लड़की को फंसाकर साथ खेलना चाहता था। तुम मेरी फोटो का इस्तेमाल करके लड़की फंसा रहे थे। तुम अपनी खुद की फोटो क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मैंने अपनी फोटो से कोशिश की थी, किसी ने मुझे भाव नहीं दिया। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को समझाया कि ये छिंग की बहन है, हाथ नहीं उठाना है। जब स्टेडियम से 500 मीटर दूर था तो महसूस हुआ कि माहौल में कुछ गड़बड़ है। रास्ते में लोग इधर उधर घूम रहे थे। हर किसी के हाथ में फोन था। बार बार सिर उठाकर स्टेडियम की तरफ देख रहे थे और फुसफुसा रहे थे। क्या उस बंदे का चेहरा थोड़ा जाना पहचाना नहीं लग रहा? कौन सा? वही जिसने अभी जैकेट पहनी है। वो सब तुम्हें देख रहे हैं। क्या पूरे स्कूल में वांटेड हो गया हूँ? मैं अभी भगोड़ा हूँ। जब स्टेडियम के गेट पर पहुंचा तो मैंने घड़ी देखी, 9:58। क्या वो बंदा आया? क्या वो आ गया? वो फोटो वाला बंदा क्या सच में सामने आने की हिम्मत करेगा? क्यों ना हम वापस चलें? यहाँ तक आ गए हैं। वापस जाओगे तो जल्दी मरोगे। ये कौन है? ये चेहरा मैंने कन्फेशन वॉल पर देखा था। वही फोटो वाला बंदा, मानना पड़ेगा। क्या वो फोटो वाला बंदा नहीं है? ये तो असली बंदा है दोस्तों जल्दी देखो, असली बंदा आ गया है। मैं सामने देखते हुए आगे बढ़ा। तांग यू को खींचते हुए भीड़ के बीच से निकल गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम के ठीक बीच में बास्केटबॉल कोर्ट के पास वाली गैलरी में एक लड़की बैठी थी। उसने अपने लंबे पैर क्रॉस किए हुए थे। एक हाथ से अपना सिर टिका रखा था और दूसरे हाथ से सामने टेबल पर रखे कागजों को बेपरवाही से देख रही थी। मैंने उससे एक सेकंड के लिए नजरें मिलाई। उसके चेहरे के हाव भाव साफ तौर पर आधे सेकंड के लिए जम गए। प्रार्थना करो। ओह, कुछ सलाद। ये इतना पतला है। क्या ये सच में मुझे स्कूल से निकलवा देगी? ये तो जेनेटिक म्यूटेशन है।
कुदरती है तांग, तुम्हारे भाई की ये कहानी कल वाली कहानी जैसी ही है। लगता है तुम्हारे परिवार में झूठ बोलने का जीन है। मैं समझ गया हूँ, ये मिस शीए अपनी गलती मानने वालों में से नहीं है, जबकि साफ दिख रहा था कि अभी वो थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई थी। अभी भी बहस कर रहे हो शीए स्टूडेंट? तुमने कहा था कि एग्रीमेंट लाओगी। ये रहा एग्रीमेंट। लेकिन मेरे साइन करने से पहले मेरा एक सवाल है। तुम्हारे इस एग्रीमेंट के तीसरे से लेकर 7वें पॉइंट तक कानून के हिसाब से ये कहीं से भी सही नहीं है। एग्रीमेंट करने वालों के बीच असल में कोई कर्ज है ही नहीं। ज़बरदस्ती भरपाई का नियम बनाना बिल्कुल गलत है। 10वां पॉइंट कहता है कि मुझे अपनी बहन की जगह पूरे 1 साल तक मुफ्त में काम करना होगा। ये शर्त ही बेकार है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे इस पर साइन करवाना चाहती हो? शिएचिन युआन ने झटके से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके होंठ हल्के से खुले थे, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो पर रुक गया। उस पल मैंने देखा कि उसके कान फौरन ही बेकाबू होकर लाल हो गए। बाप रे! भाई, मुझे भी शामिल करो। लॉ स्कूल वाला हूँ, मैं तो पहले ही इसके लिए तैयार हूँ। इस भाई ने जो एक एक बात कही है वो सब सॉलिड है। शीए स्टूडेंट, चलो दोबारा बात करते हैं। शीए छिन युआन का चेहरा साफ दिखाई देने वाली रफ्तार से उसके कानों से लेकर गले तक लाल हो गया। वो पूरे समय स्टैंड पर बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसकी उंगलियां अभी भी उस एग्रीमेंट के तीसरे पन्ने पर थी, जैसे किसी ने उसे पॉज बटन दबा दिया हो। जिम के अंदर सन्नाटा छा गया। इसने तो सच में इसके अंदर की हर बारीकी को पूरी तरह समझ लिया है। लगता है शीए मिस आज तो फंस गई। फंसना क्या, मुझे तो लग रहा है कि अब तो इसकी शादी हो जाएगी। तांग छेन, है ना? तुम किस कॉलेज के हो? कंप्यूटर कॉलेज। दूसरे साल का स्टूडेंट हूँ। इन सारे नियमों को इतनी अच्छी तरह जानते हो। क्या तुम्हारे टीचर को पता है कि तुम पढ़ाई के अलावा ये सब काम करते हो? शीए मिस, ये तो गुस्से में बौखला गई है। शीए स्टूडेंट, ये सब जानना फालतू का काम नहीं है। इसे तो बस बेसिक नॉलेज कहते हैं। कानूनी नियम बहुत ज़्यादा नहीं है। एक समझदार इंसान अगर 2 वीकेंड बैठकर इन्हें पढ़ ले तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सारे एग्रीमेंट संभालने के लिए काफ़ी है। वो 2 वीकेंड मैंने तो गेम खेलने के लिए रखे थे। फिर बाद में सोचा, अगर कभी मेरी बहन मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दे तो मेरे पास कुछ तो बचाव का होना चाहिए। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने ये सब पढ़ रखा है? बताता भी तो क्या तुम्हें समझ आता? शीए छिन युआन 3 सेकंड तक चुप रहा और फिर उसने कुछ ऐसा किया जो वहाँ मौजूद किसी ने भी नहीं सोचा था। ये तो सच में हो गया। क्या मैंने सही देखा? शीए छिन युआन ने अपनी हार मान ली। एग्रीमेंट रद्द। कल रात जो पूरे कॉलेज में तुम्हें ढूंढने वाला पोस्ट डाला था, मैं उसे अभी डिलीट कर देती हूँ। शीए स्टूडेंट, काफ़ी समझदार निकली। तुम्हारी बहन ने तुम्हारी फ़ोटो लेकर मुझसे आधे महीने तक झूठ बुलवाया। मैं इस मामले को यहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुमने अभी कहा कि मेरे एग्रीमेंट का तीसरा से 7वां पॉइंट काम नहीं करेगा। मैं मानती हूँ तुमने जो 11वें पॉइंट के मुफ्त श्रम वाली शर्त को गलत बताया, वो भी मैंने माना। तो फिर बाकी के 9 पॉइंट का क्या? ज़रा बोलकर बताओ कि उन बाकी के 9 पॉइंट में क्या गड़बड़ी है। ये तो अब मौके पर ही इम्तहान ले रही है। भाई, क्या तुम वाकई में इन सबको पूरी तरह समझ चुके हो? ये देखो, 8वां पॉइंट, जुर्माना सामने वाले की सालाना कमाई का 30% रखा है। ये लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचा है। अगर बात लीगल डिपार्टमेंट तक पहुंची तो इतना भारी जुर्माना मांगने को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। 9वां पॉइंट, सीधे ये तय कर दिया कि विवाद तुम्हारे इलाके के कोर्ट में सुलझाया जाएगा। ये भाषा बहुत साफ नहीं है। अगर कोई अलग तरह का केस हुआ तो ये शर्त बेकार हो जाएगी। 10वां पॉइंट ठीक है, ये तो एक नॉर्मल प्राइवेसी एग्रीमेंट है। 12वां पॉइंट, भाई बहन के बीच जबरदस्ती एक दूसरे के कर्ज की जिम्मेदारी थोपना। कानूनी तौर पर यह गलत है। अपने परिवार के लिए बिना वजह कोई कर्ज का बोझ नहीं उठा सकता। 13वां पॉइंट, इसमें सिर्फ ये लिखा है कि नियम तोड़ने पर सबके सामने माफ़ी मांगनी होगी, पर यह नहीं बताया कि माफ़ी का दायरा क्या होगा। अगर इसे असल में लागू करना हो तो ये हो ही नहीं पाएगा। 14वें से 16वें पॉइंट, जो उल्लंघन के असर के बारे में है, वो बहुत ही धुंधले हैं। हर तरफ खामियां भरी पड़ी है। 17वां पॉइंट, साइन करने वाला कॉलम। शी ए स्टूडेंट, ये एग्रीमेंट क्या तुमने खुद लिखा है या फिर अपने किसी सीनियर से लिखवाया है? मैं ऐलान करती हूँ कि आज से यही मेरे पति हैं। लॉ स्कूल के लोग तो अब पूरे जोश में हैं। शीएमएस, अब हार मान भी लो। अगर और जिद की तो चेहरा पूरा लाल हो जाएगा। उसने जो भी कमी निकाली वो बिल्कुल सटीक थी। ये भाई पक्का लॉ स्कूल से नहीं है। शिएचिन युआन काफ़ी देर तक चुप रही, इतनी देर कि मुझे लगा वो अभी मेज पर हाथ मारकर यहाँ से निकल जाएगी। फिर अचानक वो मुस्कुरा दी। वो मुस्कान, उसके पूरे चेहरे का अंदाज ही बदल गया। शिएचिन, युआन मुस्कुरा भी सकती है? कॉलेज में 3 साल हो गए, मैंने पहली बार देखा। आखिर ये भाई कौन सी चीज़ है जो इस लेडी डेविल को भी हंसा दिया? शिएचिन, युआन खड़ी हुई
और एक एक कदम चलकर मेरे सामने आकर रुक गई। वो एग्रीमेंट मैंने खुद ही लिखा था। मुझे पता है तुम्हें कैसे पता चला। कोई प्रोफेशनल इंसान इतनी सारी छोटी मोटी गलतियां नहीं करेगा। और दूसरा पॉइंट, जिस तरह से तुमने रिश्तेदारों वाला नियम लिखा है वो तो सिर्फ किताबों में होता है। आगे से मेरे सामने ऐसी चीजें मत लिखा करो। बस इतनी सी बात मान ली। शिए छिन, युआन ने मुझे 3 सेकंड तक घूरा, जैसे ये तसल्ली कर रही हो कि मैं मजाक तो नहीं कर रहा था। ये पक्का करने के बाद उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। मैंने कन्फेशन वॉल खोली, एक नई पोस्ट डाली। भाई ये देखो, लगता है मैंने अपने होने वाले पति को नाराज़ कर दिया है। उन्हें वापस मनाने के लिए क्या करूं? ऑनलाइन जवाब का इंतज़ार है, बहुत ज़रूरी है। लाइब्रेरी की 3री मंजिल। मैं एक नया एग्रीमेंट लिख दूंगा। रात का खाना मेरी तरफ से। क्या तुम्हें सच में उससे प्यार हो गया है? उस दिन का वीडियो कन्फेशन वॉल पर 2 घंटे से भी कम समय में 2 लाख बार देखा जा चुका था। मैं 3 दिनों तक हॉस्टल में अपना फ़ोन बंद करके छिपा रहा। थीसिस भी पूरी नहीं कर पाया। लू मिन रोज मेरे पास आकर रोता था, प्लीज़ मुझे साथ ले चलो। मैं भी चाहता हूँ कि ज़िंदगी में एक बार शिए चिंगयुआन मुझे खाना खिलाए। मैं भी चाहता हूँ कि शिए चिंगयुआन मुझे खाना खिलाए। क्या थीसिस पूरी हो गई? थोंग यू का तो इस बात से जैसे नया जन्म हो गया। वो बेवकूफ़ अब शान से चलता है। ये मेरा भाई है, सच में मेरा सगा भाई। मैं और मेरा भाई जुड़वा हैं, एक ही माँ की कोख से। ये तो जीता जागता QR कोड है। बुधवार की रात 6:55 पर मैं समय पर लाइब्रेरी की 3री मंजिल पर पहुंच गया। मैंने सोचा कि इस हफ्ते बहुत चर्चा हो गई है। अगर फिर किसी ने कुछ रिकॉर्ड कर लिया तो मुझे रातों रात स्कूल छोड़ना पड़ेगा। शांति बनी रहे तो बेहतर है। वो पिछले एग्रीमेंट के बारे में। शिए, तुमने इस बार कितनी शर्तें लिखी हैं? हर एक पॉइंट को मैंने ध्यान से चेक किया है। तुम कोई भी चुन लो। मैंने एग्रीमेंट लिया और शुरू से अंत तक पढ़ा। सच में काफ़ी सुधार हुआ है। कम से कम कोई बड़ी कमी तो नहीं दिख रही। क्या तुमने पूरी रात जागकर लिखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी आंखों के नीचे के काले घेरे बता रहे हैं कि तुमने रात भर जागकर काम किया है। शिए, चिंगयुआन ने तुरंत हाथ ऊपर उठाकर अपनी आंख के नीचे छुआ, लेकिन उसे शायद कुछ समझ आया। मेरे सामने अपनी ये ऑब्जर्वेशन स्किल मत झाड़ो। मैं थोड़ा हंसा और कुछ नहीं कहा। आसपास के छात्र जो हमारी तरफ देख रहे थे, उनकी आंखों में पढ़ाई ना हो पाने की हताशा थी। शिए, चिंगयुआन कुछ और बोलने ही वाला था। सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज़ आई, जैसे कोई ऐलान कर रहा हो कि मैं आ गया हूँ। मैंने ऊपर देखा, एक लड़का गहरे रंग का कोट पहने चला आ रहा था। वह सीधा हमारी टेबल पर आया। मुझे देखा तक नहीं। मैं तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ। तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो, वाईचैट का जवाब नहीं दे रहे हो। मैंने कह दिया है, हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। शिए, अंकल ने पिछले हफ्ते मेरे पिता के साथ डिनर किया था। वो तुम्हारी शादी मुझसे कराने की तैयारी कर रहे हैं। फांग मिंग की नज़रें अब मेरी तरफ घूम गई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। यही है वो इंटरनेट वाला सोर्ड गॉड चेहरा। मैंने कहा, चिंगयुआन, तुम्हारी पसंद इतनी खराब कब से हो गई? एक ऐसे इन्फ्लुएंसर के साथ बैठी हो जो सिर्फ अपनी शक्ल दिखाकर पब्लिसिटी बटोरता है। मैंने टेबल से पानी का गिलास उठाया, धीरे से एक घूंट पिया। पानी थोड़ा ठंडा था। शिए चिंगयुआन अचानक खड़ा हो गया। गुस्सा होने ही वाला था कि मैंने धीरे से उसका हाथ दबा दिया। भाई साहब, मुझे याद है न्यूज़ में आया था कि पिछले हफ्ते शिए ग्रुप के प्रेसिडेंट यानी शिए के पिता विदेश में एक मीटिंग में व्यस्त थे और आपका फांग परिवार सिर्फ घरेलू मार्केट में काम करता है, तो आपके पिता शिए के पिता से कैसे मिल सकते हैं? आप सबके सामने झूठ बोल रहे हैं, जानबूझकर दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं। ये बदनामी जैसा गंभीर काम है। अगर शिए के पिता चाहे तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आपकी और आपके पिता की साख पर बुरा असर पड़ेगा और ये मामला लंबा खिंचेगा। केस जीतोगे या नहीं ये अलग बात है। मार्केट में फांग परिवार की इज्जत का क्या होगा? शायद आधी इज्जत तो तुरंत खत्म हो जाएगी। फांग का बेटा? कौन सा फांग परिवार? वही कंस्ट्रक्शन वाला फांग परिवार जो स्टील और सीमेंट का काम करता है। कुछ दिन पहले ही हेडलाइन में आया था। तो क्या वो बात इतनी बढ़ा चढ़ाकर कही गई थी? क्या सच में कंपनी की आधी मार्केट वैल्यू खत्म हो सकती है? सिर्फ नाम खराब होने से ही शेयर की कीमत 3 दिन में गिर जाएगी। तुम चीज़ ही क्या हो? मैं कुछ नहीं हूँ, बस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ जो कोडिंग करता है। लेकिन जो तुमने अभी कहा वो सार्वजनिक जगह पर लोगों के सामने शिए और मेरा अपमान था। हर किसी की इज्जत ज़रूरी है। सबके सामने किसी को नीचा दिखाना, हम आप पर कानूनी केस कर सकते हैं। मैंने रुककर पास खड़ी लड़की की तरफ देखा। तुमने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है उसे डिलीट मत करना। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। मैंने 3 बैकअप लिए हैं। मैं अभी इसे क्लाउड पर डालती हूँ। फांग मिंग बौखला गया। उसने लंबी सांस ली। ठीक है थांग चेन, तुम्हारी जबान तो बहुत तेज़ है।
तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें पता है कि शिये परिवार का हॉस्पिटल वाला प्रोजेक्ट आजकल कहाँ अटका हुआ है? क्या तुम्हें पता है कि शिये अंकल पिछले हफ्ते जैसे ही वापस आए, उन्होंने सबसे पहले मेरे पिता को फोन किया था। तुम्हें लगता है कि एक एग्रीमेंट फाड़ कर या थोड़े नियम जानकर तुम हमारे जैसे लोगों के साथ बैठकर खाना खा सकते हो? मैं उसे देखता रहा, कुछ नहीं बोला। शिये चिंगयुआन ने सिर ऊपर उठाया। मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को फोन किया था। वो बात फांग परिवार के पास मौजूद 15% हिस्सेदारी वापस खरीदने के बारे में थी। कीमत मार्केट प्राइस की 60% तय हुई है। पिछले शुक्रवार को ही कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे घर भेज दिया गया था। तुम्हारे पिता ने साइन किया या नहीं, घर जाकर पूछो। तुम्हें कैसे पता? मैं तो शिये परिवार की बेटी हूं। तुमको क्या लगा मैं रोज स्कूल में तुम जैसे लोगों के साथ सिर्फ बकवास करती हूं? ये लड़का भी कम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले सबके सामने जो बेइज्जती हुई थी वह इसी पल में खत्म हो गई। शिये अंकल, ये 3 शब्द आगे से अपने मुंह से मत निकालना। मेरे पिता और तुम्हारे पिता में कोई जान पहचान नहीं है, सुना तुमने? शिये मिस ने खुद कहा है। फेंग परिवार की हिस्सेदारी शिये परिवार वापस खरीद रहा है। कीमत 60% तक गिरा दी गई है। फेंग परिवार तो पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। फेंग जूनियर अभी जो हवा में उड़ रहे थे वह सब नाटक था। शिये परिवार ने उनके परिवार पर तलवार लटका रखी है। इसे कहते हैं बगुला शिकार कर रहा था और पीछे से बाज ने हमला कर दिया। पर उन्हें पता चला कि शिकार तो खुद वही है। मुझे देख लेना तुम। मैं तो हमेशा से इंतजार ही कर रही हूँ। तुम और क्या कहना चाहते हो? एक बार फिर बोलो। अभी उस स्टूडेंट का फोन चालू है। चालू है, 4 की क्वालिटी है, लाइट भी बहुत अच्छी है। वह घबराकर अपनी आस्तीन झटकते हुए मुड़कर वहां से निकल गए। दोस्तों, क्या अभी का वह नज़ारा रिकॉर्ड कर लिया? ये सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का तांग चेन है। नाम अच्छे से याद कर लो, अगला इंटरनेट सेंसेशन यही बनेगा। वीडियो मत बनाओ, शूट करना बंद करो। ये मेरा होने वाला पति है। अगर तुम लोग शूट करोगे और किसी खूबसूरत लड़की ने मेरे पति को परेशान किया तो क्या होगा? ये भाई सिर्फ हैंडसम ही नहीं है, बल्कि तमीज़दार है, बिजनेस की समझ रखता है, जानता है कि लोगों को कैसे ज़मीन पर रगड़ना है। सबसे ज़रूरी बात कि वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है। क्रॉसफील्ड अटैक कर रहा है भाई। मैंने फैसला किया है कि आज से लॉ की इलेक्टिव क्लास फिर से शुरू करूंगी। चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। यहाँ बात करने में क्या बुराई है? यहाँ बहुत शोर है, जल्दी चलो। कहा तुम्हें खाना खिलाने। हम आखिरकार नानफेंग नाम की एक धनिया पत्ती वाली दुकान में गए। शिये छिनियोन ने खिड़की के पास एक कोना चुना और बैठ गया। उसने मेन्यू मेरी तरफ खिसका दिया और खुद सिर्फ एक नींबू पानी मंगवाया। तुम ऑर्डर करो। मैंने जल्दी से 2 डिशेस मंगवाई और मेन्यू वेटर को वापस दे दिया। अभी लाइब्रेरी में मानहानि के केस से जुड़े नियमों के बारे में तुम्हें इतनी जानकारी कैसे थी? उन 2 हफ्तों में मैंने सिविल नियमों को पूरा पढ़ने के अलावा मानहानि और पर्सनल अधिकारों से जुड़ी काफी चीजें भी पढ़ी थी। कुल मिलाकर काफी कंटेंट था। शिये छिनियोन 3 सेकंड तक चुप रहा। जब उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो उनमें कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाई। तुम्हें अब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में खाना नहीं खाना चाहिए, तो मुझे कहाँ खाना चाहिए? उसने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या लॉ पढ़ने का तुम्हारा कोई खास इरादा है? कैसा इरादा? आगे कभी मौका मिला तो बताऊंगी। आपकी स्वान कायू और नोंगजिया शियाओचाओरो हाजिर है। मैंने ये सारी चीजें नालान को दे दी। आधा पता था। मैंने चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। शिये स्टूडेंट, ये एग्रीमेंट अभी लाइब्रेरी में ध्यान से नहीं देखा था। अब फुर्सत है तो मैं इसे दोबारा पढ़ती हूँ। शुरुआत की माफी, हर्जाना और मानसिक नुकसान वाली बातें बहुत सही तरीके से लिखी है, कोई कमी नहीं निकाली जा सकती। लेकिन एक बात बहुत अजीब है। भाई का बहन के लिए जिम्मेदारी लेना सुनने में तो वफादारी लगती है, लेकिन इस एग्रीमेंट के हिसाब से सच में यह बहुत गलत है, अनुचित है। मैं तांग यू के लिए बोझ उठा लूंगी तो उसे इसकी आदत हो जाएगी। उसने जो गलतियां की उसे खुद तो भुगतना चाहिए। वह कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। यह मदद नहीं, लाड़ प्यार में बिगाड़ना है। तुम्हें जो सोचना है सोचो। क्या देख रहे हो? ये मामला यहीं खत्म। अचानक अपना इरादा क्यों बदल लिया? तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। जब से उसे पहली बार देखा था तब मुझे एहसास हुआ ऐसा परफेक्ट चेहरा वाकई में दुनिया में मौजूद है। असल में उस वक्त मैं गुस्सा नहीं थी। मैं यह फालतू एग्रीमेंट सिर्फ इसलिए लिख रही थी ताकि अगली बार उससे मिलने का बहाना मिल सके। लेकिन अब मैं इस तरह के फालतू एग्रीमेंट पर साइन नहीं कर सकती। कमरे की रोशनी मेज पर तिरछी पड़ रही थी। उस फटे हुए एग्रीमेंट के टुकड़े पर मैंने उसे 3 सेकंड तक घूरा। मेरे मन में एक नया, थोड़ा अलग ख्याल आया। तांग चेन, होश में आओ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। देखो देखो देखो। मैंने 3 सेकंड तक भ्रम में रहने के बाद टॉप पर पिन की हुई पोस्ट का टाइटल देखा। चेहरा छूने वाले तांग चेन का पर्दाफाश, एकेडमिक धोखाधड़ी, एक ही मेंटर, बहन के लव अफेयर का खुलासा। वह पोस्ट काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से लिखी गई है। तस्वीरें, टाइमलाइन, चैट रिकॉर्ड के स्क्रीनशॉट, सब कुछ मौजूद है। लिखा है कि मेरे पहले साल का प्रांतीय गणित
मॉडलिंग प्रतियोगिता का अवार्ड पैसे देकर खरीदा था। लिखा है कि मैं आज इस यूनिवर्सिटी में इसलिए हूँ क्योंकि मेरी माँ ने पैसे खिलाकर मुझे अंदर करवाया। लिखा है कि तांग यू ने हाई स्कूल के 3 सालों में 4 बॉयफ्रेंड बदले हैं और साथ में मौके की तस्वीरें भी लगा दी है। आखिरी पैराग्राफ सबसे खतरनाक है। इस तरह के दिखावटी, फर्जी एकेडमिक धोखेबाज और उसकी लव अफेयर में डूबी बहन कैंपस में खुलेआम लोगों को ठग रहे हैं। सलाह है कि स्कूल प्रशासन तुरंत जांच करे। पोस्ट पब्लिश होने का समय रात के 2:07। 4 बजे तक इसे 1,000 से ज्यादा बार शेयर किया जा चुका था। वह तस्वीर तांग यू वाली, क्या वह सच है? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? उस फोटो में तांग यू ने जो कपड़े पहने हैं वह हमारे हाई स्कूल की यूनिफॉर्म है। कॉलर पर जो लाइन है वह पिछले साल स्कूल में बदला हुआ नया डिज़ाइन है जब वो हाई स्कूल में थी। वो लाइन अभी भी स्लीव कफ पर है। नहीं भाई, तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म का डिज़ाइन तक याद है? प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक उसकी सारी यूनिफॉर्म मैंने ही धोई है। तुम कैसे भाई हो? मेरा तो मन कर रहा है कि किसी और माँ के पेट से दोबारा जन्म लूँ। मैंने उसे इग्नोर किया और कंप्यूटर के पास जाकर बैठ गया। 4:05। इस पोस्ट के पब्लिश होने से पूरे 2 घंटे हो चुके थे। ये काम मुश्किल नहीं था। पोस्ट करने वाला अकाउंट सिर्फ एक नया अकाउंट था जो 12 घंटे पहले ही बना था। हालांकि आईपी को बहुत स्मार्ट तरीके से छुपाया गया था। 3 लेयर का प्रॉक्सी लगाया था। आम इंसान तो ऐसी मास्किंग देखकर ही हार मान लेगा, लेकिन जो भी डेटा कैंपस नेटवर्क से बाहर जाता है उसे अंत में किसी न किसी लेयर पर एक असली फिजिकल एड्रेस पर आना ही पड़ता है। मैंने वो ट्रैकिंग स्क्रिप्ट खोली जिसे मैंने 3 साल पहले लिखा था और पोस्ट करने वाले अकाउंट की यूआईडी और लॉगिन आईपी रेंज को उसमें डाल दिया। स्क्रिप्ट को चलने में लगभग 40 सेकंड लगे। स्क्रीन पर डेटा की एक लंबी लाइन आ गई। आखिरी लाइन एक असली आईपी थी। लोकेशन एक 24 घंटे खुलने वाला साइबर कैफ़े। मैंने उस लाइन को 3 सेकंड तक देखा और कुछ और कोड टाइप किए ताकि उस आईपी से पिछले 72 घंटों में एक्टिव रहे सभी अकाउंट्स की लिस्ट निकाल सकूं। कुल 7 अकाउंट, 7 अकाउंट, जिनमें से 6 तो वही फेक आईडीज़ थीं जो प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। उनके शब्द तक बिल्कुल एक जैसे थे। 7वें अकाउंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आखिरी 4 अंक 6371 थे। मैंने वीचैट खोला और कल वाली वो कॉन्टैक्ट डिटेल निकाली जो शिए छिंग युआन ने मुझे भेजी थी। उसने तब कहा था, ऐसे लोगों को सीधे ब्लॉक कर दो। मुझे हंसी आ गई। वाह फांग साहब, फेक अकाउंट रजिस्टर करने के लिए भी अपने असली मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। अगर ये मेरा चेला होता तो मैं उसे अभी स्कूल से निकाल देता, घर जाकर स्टील और सीमेंट का काम संभालने को कहता। मैंने जल्दी नहीं की। उन 6 फेक आईडीज़ की पोस्ट हिस्ट्री खोली, टाइमिंग मैच की, हर पोस्ट के फॉरवर्डिंग लिंक और पेमेंट ट्रांजैक्शन के कुछ हिस्से को बैकअप के तौर पर सेव कर लिया। सब कुछ चेक कर लिया। चोंगडोंग के उस साइबर कैफ़े का मेंबरशिप सिस्टम बहुत पुराना था। लॉगिन रिकॉर्ड सीधे लोकल में सेव होते थे। पिछले 1 हफ्ते में वह कुल 4 बार वहां गया था और हर बार रात के 2 बजे मैंने सारा डेटा पैक किया और 3 बैकअप बना लिए। ये सब करने के बाद मैंने समय देखा, 4:47। मैंने वीचैट खोला और शिए छिंग युआन को एक मैसेज भेजा, तुम इस वक्त जाग क्यों रहे हो? मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ। अभी अभी वह पोस्ट देखी। उस पोस्ट को मैंने पहले ही किसी से संभालने को कह दिया है। मैंने उन 2 वाक्यों को देखा। मेरे मन की बेचैनी अचानक खत्म हो गई। तुम्हें संभालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। तुम कैसे देख लोगे? मैंने हल्का सा मुस्कुराकर वह डेटा कंप्रेस्ड फाइल सीधे चैट बॉक्स में डाल दी और भेज दिया। कल सुबह 10 बजे प्रिंसिपल के ऑफिस में। क्या तुम आओगे? मैं क्या पहनूं? शिए, अभी काम पूरा नहीं हुआ और तुम्हें यह फिक्र है कि क्या पहनना है, वही जो कल तुमने जूते फाड़ने के वक्त पहना था। आज हम स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस जाएंगे और फांग मिंग की धज्जियां उड़ा देंगे। तो तुम क्या पहनोगे? मैंने लैपटॉप बंद किया, मुड़कर देखा तो लूमिंग अभी भी आंखें फाड़े मुझे देख रहा था। पिछले 10 मिनट से। तुम्हारी वो स्क्रिप्ट क्या मुझे भी दिखा सकते हो? क्या तुम्हारी वो स्क्रिप्ट मुझे भी दिखा सकते हो? मेरे लिए भी इंस्टॉल कर दो। तुम इसका क्या करोगे? मैं जानना चाहता हूँ कि बगल वाले हॉस्टल में आधी रात को मेरे नूडल्स कौन चुराता है। मैं वापस बिस्तर पर लेटा और थोड़ी देर सोने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में वही बात घूम रही थी। मैं क्या पहनूं? लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल पर मैं एक नया एग्रीमेंट ड्राफ्ट करूंगा। क्या देख रहे हो? ये मामला यहीं खत्म होता है। सुबह 9:50 पर मैं एडमिन बिल्डिंग की तीसरी मंजिल के गलियारे के आखिरी छोर पर खड़ा था। जब शिए छिंग युआन गलियारे के दूसरी तरफ से आ रहे थे तो मैंने ऊपर देखा। उन्होंने वाकई वही कपड़े पहने थे। मैंने एक नज़र डाली। तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन कर आए हो? सामान यहाँ है। शिए छिंग युआन उस मुड़े तुड़े पेपर बैग को 3 सेकंड तक घूरते रहे। शायद कुछ कहना चाहते थे, पर अंत में चुप रहे। उन्होंने सामने के गहरे भूरे रंग के दरवाजे पर दस्तक दी। प्रिंसिपल का सरनेम चेन है, 50 के आसपास उम्र है, सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहनकर कोई बड़ी फाइल देख रहे थे। मेज़ के दूसरी तरफ पहले से ही 2 लोग बैठे थे।
फोंग मिंग और उनके पिता फोंग होंगी। नमस्ते अंकल। नमस्ते मिस्टर फोंग। फोंग होंगी के चेहरे की मुस्कान जरा सी देर के लिए थम गई। ये वही तांग है ना? मैंने सुना है आज आपको यहाँ बुलाया गया है ताकि कल रात वाली ऑनलाइन पोस्ट के बारे में बात की जा सके। मिस्टर फोंग पहले ही स्कूल को पूरी स्थिति बता चुके हैं। उन्होंने उस पोस्ट की जांच की। यह फोंग की कंपनी के एक इंटर्न ने फोंग मिंग को खुश करने के लिए अपनी मर्जी से पोस्ट की थी। मामला निपटा लिया गया है। मिस्टर फोंग भी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। वे सबके सामने माफ़ी मांगेंगे और मानहानि के लिए पैसा देंगे। मैंने फोंग मिंग की तरफ देखा। वह मिस्टर फोंग हाथ बांधे हुए घमंडी अंदाज में बैठे थे। मुझे लगता है तुम्हारी ये सारी प्लानिंग पहले से तय थी। फोंग परिवार का ये तरीका वाकई बहुत पुराना और जाना पहचाना है। प्रिंसिपल चेन, क्या मैं 3 मिनट के लिए आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? प्रिंसिपल चेन हैरान रह गए और अनजाने में ही अपना लैपटॉप मेरी तरफ खिसका दिया। फोंग होंगे इन्हें अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। मैंने उनकी तरफ नहीं देखा। अपनी यूएसबी पेन ड्राइव लगाई और कुछ कमांड्स टाइप की। स्क्रीन पर एक विंडो खुल गई। चेन प्रिंसिपल, कल रात 2:07 पर जो पोस्ट डली थी उस अकाउंट की यूआईडी ये रही। इस अकाउंट का रजिस्ट्रेशन समय रात के 1:48 है। रजिस्टर किया गया मोबाइल नंबर एन्क्रिप्टेड है, पर असली नंबर के आखिरी 4 अंक 6371 हैं। दूसरी लाइन का डेटा, ये अकाउंट पिछले 72 घंटों में सिटी ईस्ट स्टारनेट इंटरनेट कैफ़े की दूसरी मंजिल पर 17 नंबर कंप्यूटर से 4 बार लॉगिन हुआ है। फोंग मिंग का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। 4 बार का लॉगिन समय ठीक उन 6 फेक अकाउंट्स के समय से मेल खाता है जो कन्फेशन वॉल और बाकी 3 प्लेटफॉर्म्स पर थे। आर्टिकल पोस्ट करने का समय आपने अभी कहा था कि यह कंपनी के इंटर्न ने अपनी मर्जी से किया है। तांग नाम का वो छात्र। टेक्निकल चीज़ों के बारे में हम सिर्फ आपकी बात नहीं मान सकते। फार्म चेयरमैन ने सही कहा, इसलिए मैंने यही पूरा डेटा स्कूल के नेटवर्क सेंटर को भेज दिया है। उधर से जवाब मुझे 10 मिनट पहले ही मिला है। आपको ये डेटा कहाँ से मिला? मैंने खुद स्क्रिप्ट लिखकर इसे रन किया है। आप कहते हैं कि आप सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं। चेन प्रिंसिपल, आज जो कुछ भी हुआ तांग चेन केस नहीं करना चाहते। उस पोस्ट में जो कुछ भी लिखा था उसमें मैं भी थी। झूठ फैलाने वाले उस पोस्ट में लिखा था कि तांग चेन किसी की सिफारिश से ऊपर आए हैं। मतलब ये था कि मेरी शिए फैमिली उन्हें सपोर्ट कर रही है। अगर ये बात मेरे परिवार या मेरे पिता के कानों तक जाएगी तो वे क्या सोचेंगे? और बाहर के लोग जो लगातार शिए फैमिली के शेयर्स पर नज़र गड़ाए बैठे हैं, वे क्या सोचेंगे? यह वो एग्रीमेंट है जिसे मेरे पिता ने पिछले हफ्ते वकील से तैयार करवाया था। फांग फैमिली के शेयर्स वापस खरीदने के लिए नया एग्रीमेंट, जो पहले मार्केट प्राइस के 60% पर था, आज से उसे घटाकर 30% कर दिया गया है। फांग अंकल, इस बारे में आप घर जाकर मेरे पिता से बात कर लीजिए। चेन प्रिंसिपल, आज आपको परेशान करने के लिए माफ़ी। क्या वाकई आप वही हैं? मैं लिन ची हूँ। 10 साल पहले मेरे पिता अक्सर मुझे आपके घर खेलने ले जाते थे। कुछ याद आया? बहुत बढ़िया। मैं अभी ट्रांसफ़र होकर फर्स्ट ईयर में आई हूँ। सोचा नहीं था कि आपसे इतनी जल्दी मुलाकात होगी। क्या मैं आपका वीचैट ले सकती हूँ? बहुत समय हो गया है। आपसे खूब बातें करना चाहती हूँ। अब मैं आप लोगों को परेशान नहीं करती। किसी दिन साथ में खाना खाएंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। लिन ग्रुप के चेयरमैन लिन झेंगटिंग की बेटी। क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? यह लिन ची जिस तरह से आपके करीब आ रही है वो काफ़ी जानबूझकर किया गया लग रहा है। आपको लगता है कि उसका कोई मकसद है? वो आपको जिस तरह देख रही है लगता है जैसे वो आपको प्रपोज करना चाहती है, पर कुछ तो गड़बड़ है। उससे दूर रहो, कम से कम जब तक मैं पूरी जांच न कर लूँ। वो स्क्रिप्ट क्या आप बेचेंगे? क्यों? वो स्क्रिप्ट मैंने फर्स्ट ईयर में लिखी थी। मैंने इसके 137 वर्जन बनाए हैं। इसे खरीद कर आप क्या करेंगे? फ्रॉड रोकना, फेक अकाउंट्स को पकड़ना और कमर्शियल जांच। मार्केट में इसकी बहुत मांग है। मांग वाकई बहुत है, इसीलिए इसे बेच नहीं सकता। शिए, अगर उस स्क्रिप्ट को अलग से देखें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख की होगी, लेकिन अगर इसे पूरा एक प्रोडक्ट बना दिया जाए, कंपनी के साथ जोड़ दें, फ्रंट एंड और बैक एंड पूरा कर लें और इसे डेटाबेस बना लें, तो ये 8 अंकों तक पहुंच सकता है। आप सही सोच रहे हैं ना? यह स्क्रिप्ट, क्या आप खुद ये करना चाहते हैं? मैं किसी के साथ मिलकर करना चाहता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस शांति से उन्हें देखता रहा। मैंने अपना जवाब दे दिया था। बची हुई धूप पत्तों के बीच से छनकर गिर रही थी। लिंची वहीं खड़ी रही। घनी पत्तियां धीरे धीरे नीचे झुक रही थी, जो हम दोनों की आंखों में छिपी शर्म और धड़कन को छिपाने के लिए काफ़ी थी। तुम्हारा यह तरीका, कल रात 2 बजे से आज सुबह 10 बजे तक 8 घंटे से भी कम समय में आईपी एड्रेस ढूंढना, सबूत इकट्ठा करना, प्रिंसिपल और मुझसे मीटिंग फिक्स करना, नेटवर्क सिक्योरिटी के पास बैकअप भेजना, एग्रीमेंट का क्लॉज निकलवाना, हर कदम बिल्कुल सही समय पर,
तुमने ये सब पहले से सोचा था, है ना? तुमने मुझे क्यों चुना? क्योंकि जिस दिन तुमने एग्रीमेंट फाड़ा था, मैंने तुम्हारी मेज पर रखे उस कॉपरेशन एग्रीमेंट का कवर देखा था। हॉन्ग्सहो शीए लीगल डिपार्टमेंट इंटर्नशिप मैनुअल। तुमने इस गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता की कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप की थी, जहां तुमने काम की जांच की थी। स्कूल वापस आने के बाद तुमने स्कूल के पास की छोटी कंपनियों के लिए सलाह देने का काम संभाला। तुम्हारे पब्लिक अकाउंट पर आखिरी लेख 4 सितंबर को आया था। हेडिंग थी, कैंपस के पास की छोटी कंपनियों के लिए 10 कानूनी खतरे। कितने सारे लोग, कितने सारे लोग। 2300 बार पढ़ा गया। कमेंट सेक्शन में एक कमेंट टॉप पर था, सीनियर शीए कंपनी कब शुरू कर रही हैं? मैं सबसे पहले पैसे लगाऊंगा। तुम्हें मेरे पब्लिक अकाउंट के व्यूज कैसे पता? बाइडू पर सर्च किया था शीए। मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, फेक अकाउंट्स को रोकने और कमर्शियल जांच के लिए। टेक्नोलॉजी मैं दूंगा, शुरुआती पैसा मैं लगाऊंगा। लीगल मामला, सही जांच और कॉन्ट्रैक्ट तुम संभालना। मुनाफा 50-50 होगा। मैं इस पर विचार करूंगी। अगले एक हफ्ते तक लिंग ची के साथ मेरा मिलना जुलना कुछ अजीब सा होने लगा, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया हो। याद है, तुमने कहा था कि तुम्हें अमेरिकनों पसंद है। टीचिंग बिल्डिंग के नीचे हम दोनों न चाहते हुए भी अक्सर टकरा जाते थे। उसने कहा, मैं भी उधर ही जा रही हूँ, चलो साथ चलते हैं। लिन सुवे तुम्हारे लिए वाकई बहुत अच्छी है। वो आज भी मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। तुम कितने लकी हो, तुम अभी भी सीएमएस को हासिल नहीं कर पाए। और अब लिन, परिवार की लाडली, तुम्हारे पीछे पड़ी है। मैंने कहा, पीछे पड़ना छोड़ो। पर सच कहूं तो लिन ची जिस तरह से पास आने की कोशिश करती है, उससे चिढ़ना मुश्किल है। वह न तो ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित होती है और ना ही बेरुखी दिखाती है। वह हमेशा माहौल को नॉर्मल रखती है, जिससे लगता है कि उसे तुम में दिलचस्पी है, लेकिन तुम पर कोई दबाव भी महसूस नहीं होता। पर मुझे हमेशा कुछ गड़बड़ लगता है। तुम क्या ढूंढ रहे हो? मेरे हाथ रुक गए। स्क्रीन पर कॉर्पोरेट ऑडिट के बारे में एक पेपर था। प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। क्या इत्तेफाक है? मेरे पिता की कंपनी को अक्सर ऑडिट से गुजरना पड़ता है। मुझे इन सब की अच्छी जानकारी है। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगा। क्या तुम्हें याद है, जब मैं तुम्हारे घर आया था, तब तुम्हारे पिता बहुत व्यस्त रहते थे, हमेशा स्टडी रूम में देर रात तक काम करते थे। क्या तुम्हें याद है? मेरे पिता स्टडी रूम में देर रात तक काम करते थे। मुझे याद है, वे ऑडिट का काम करते थे, है ना? वे ऑडिटर थे। मैं हमेशा तुम्हें बताना चाहता था, तुम्हारे माता पिता के हादसे से पहले मेरे पिता की कंपनी का ऑडिट चल रहा था। मैंने सुना है कि वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था। तुम्हारे पिता ने उसके लिए कई रातें जागकर बिताई थीं। फिर जिस दिन हादसा हुआ, सुना है तुम्हारे पिता उससे पिछली रात भी देर तक काम कर रहे थे। मुझे हमेशा से चिंता रही है, क्या तुम इस वजह से, क्या ऑडिट की बात तुम्हें और ज़्यादा परेशान करती है? मैं हमेशा सोचता था कि क्या तुम्हारे पिता की कंपनी, क्या इस बात ने तुम्हें और ज़्यादा परेशान किया? तुम्हारे पिता की कंपनी, क्या इस वजह से, क्या इसने तुम्हें और ज़्यादा परेशान किया? तुम्हारे पिता की कंपनी, क्या इस बात ने तुम्हारे पास, शियाओ बाई, अगली बार, इतनी पुरानी बात हो गई है। पुरानी बातों को जाने दो। बहुत बढ़िया। मुझे हमेशा डर था कि तुम, ऐसा सोचने के लिए शुक्रिया। तो अब हम दोस्त हैं। हाँ दोस्त। उसके जाने के बाद मैंने फ़ोन खोलकर सीए छिंग युआन को मैसेज किया। वहाँ पक्का कुछ गड़बड़ है। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, पुरानी बातें जाने दो। तुम्हारे झूठ बोलने का अंदाज काफ़ी असली लगता है। तुमसे ही सीखा है। क्या हुआ? मैं हमारे पुराने घर वाले स्टोर रूम में था। मैं माँ की छोड़ी हुई फ़ोटो एल्बम लेने गया था। मुझे एक यूएसबी ड्राइव मिली। कौन सी यूएसबी? माँ की लिखावट में उस पर लिखा है, आचेन और यूयू के लिए। जब तुम बड़े हो जाओ तब देखना। भाई, मैंने अभी कंप्यूटर में लगाकर देखना चाहा, तो एक पासवर्ड बॉक्स आ गया। साथ में एक लाइन लिखी थी, 3 बार गलत डालने पर यह खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। तुम कुछ मत करना, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। स्कूल के गेट से बाहर निकलते ही मेरी मुलाकात सीए छिंग युआन से हुई। उसने मुझे परेशान देखा, तो मुझे गाड़ी से वहां छोड़ने का फैसला किया। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ड्राइवर सीट पर एक काली सूट वाला बड़ी उम्र का आदमी बैठा था। चेन नान रेस्क्यू एरिया चलो, मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है। तुम हर वक्त ड्राइवर साथ रखते हो? तो जब तुम स्कूल आते हो, क्या वह भी साथ आता है? वह स्कूल गेट के बाहर वाले कैफे में बैठा रहता है, सुबह 8 से रात 10 बजे तक। तुम्हारे माता पिता 7 साल पहले तंगयू और मैं मिडिल स्कूल में थे। खिड़की के बाहर चिनार के पेड़ एक एक करके पीछे छूट रहे थे। सीए छिंग युआन ने दोबारा नहीं पूछा। वह बस अपनी कहानी खिड़की पर टिकाकर बाहर देखता रहा। 20 मिनट बाद गाड़ी चेन नान की उस पुरानी इमारत के सामने रुकी। चीज़ें कहाँ हैं? अंदर हैं। नमस्ते दीदी। पुराने घर में कपूर की हल्की खुशबू थी। वह माँ को सबसे ज़्यादा पसंद थी। लिविंग रूम की मेज पर एक गहरा भूरा लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्सा खुला था।
अंदर सिर्फ वही एक अकेली यूएसबी ड्राइव थी। अचेन और यूयू के लिए, जब तुम बड़े हो जाओ तब देखना। लैपटॉप लाओ। मैंने यूएसबी लगाई। स्क्रीन पर एक पासवर्ड बॉक्स आ गया। नीली स्क्रीन पर सफ़ेद अक्षर लिखा था, कृपया पासवर्ड डालें, 3 मौके बाकी, 3 बार गलत होने पर खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। ये इनक्रिप्शन किस साल का है? प्रोटोकॉल के हिसाब से 2014 के आसपास का। माँ उस समय कंपनी में फाइनेंशियल डायरेक्टर थी। ये शायद कंपनी की ही डिस्क है। क्या नष्ट होने वाली शर्त सच है? हार्डवेयर में है, सिस्टम से कोई लेना देना नहीं। तो सिर्फ 3 ही मौके हैं। क्या हमें किसी एक्सपर्ट को ढूंढना चाहिए? ढूंढ कर भी फायदा नहीं। इस डिस्क का लॉजिक सिर्फ एक है, पासवर्ड 3 बार गलत हुआ तो मदरबोर्ड पर लगा वो छोटा सा सर्किट जलकर चिप को खत्म कर देगा। डिस्क खोलने या छेड़छाड़ करने की कोई भी कोशिश उसी सिस्टम को ट्रिगर कर देगी। तो हम क्या करें? मैं उस पासवर्ड बॉक्स को देख रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। सीए छिंग युआन मेरे पीछे खड़ा बस चुपचाप इंतजार कर रहा था। माँ उस वक्त अलमारी लॉक करते समय पहला पासवर्ड हमेशा अपना जन्मदिन रखती थी, 0317। हाँ बिल्कुल, उनका जन्मदिन ही है। पासवर्ड गलत है। तांग यू का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। यह मुमकिन नहीं है भाई। माँ के इतने सारे पासवर्ड्स, सब यही तो थे। उन्होंने खास तौर पर लिखा था, जब तुम लोग बड़े हो जाओ तब देखना। इस पेन ड्राइव में छिपी चीज़ें वो अपना रोज़ का पासवर्ड इस्तेमाल नहीं करती। वो चाहती हैं कि तुम लोग खुद अंदाज़ा लगाओ। तो ये पासवर्ड शायद वो चीज़ हो जिसे वो चाहती हैं कि तुम याद रखो। माँ को गार्डनिया के फूल पसंद थे। हर साल मई में बालकनी में वो खिलते थे। उनका सबसे पसंदीदा गाना जिसे वो गाती थी उसका नाम था वे फूल। वो हर साल अपने जन्मदिन पर बस एक ही मन्नत मांगती थी कि हमारा 4 लोगों का परिवार सुरक्षित रहे। मैंने आंखें खोली और अगली सीरीज देखी, 0512। उस दिन जब गार्डनिया के फूल पहली बार खिले, भाई कोशिश मत करो, इसे यहीं रहने दो। शिए छिंग युआन नीचे झुके। उन्होंने थांग यू को सहारा देकर उठाया, सोफे पर बैठाया और फिर मेरी तरफ वापस आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ धीरे से मेरे तनाव से जकड़े हुए कंधों पर रख दिया। वो हाथ बहुत हल्का और ठंडा था, लेकिन उस पल मेरे दिमाग की जो नस टूटने वाली थी वो अचानक शांत हो गई। वो चीज़ जिसे वो चाहती है कि तुम याद रखो, शायद वो कोई दिन है, वो दिन जब उन्हें लगा कि वो सबसे ज़्यादा खुश हैं। मुझे याद आया, ये वो दिन था जब मैं और थांग यू पैदा हुए थे। अस्पताल के मेडिकल कार्ड पर माँ ने लाल पेन से कोने में एक छोटी सी लाइन लिखी थी, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है। वो मेडिकल कार्ड अभी भी माँ के बेडरूम में दराज के सबसे नीचे दबा हुआ है। जिस दिन उन्होंने मुझे और थांग यू को जन्म दिया था, 2002 19 सितंबर, मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर रखीं और 0919 टाइप किया। स्क्रीन एक सेकंड के लिए काली हो गई और फिर एक फोल्डर खुल गया। उसके अंदर सिर्फ एक वीडियो फाइल थी। फाइल का नाम सिर्फ 4 शब्दों का है, आचैन और यू। अगर तुम लोग यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है। माँ जानती थी, माँ जानती थी, माँ जानती थी, माँ जानती थी, माँ जानती थी। मुझे पता है तुम लोग हमेशा यही सोचते रहे कि तुम्हारे पापा का वो एक्सीडेंट एक हादसा था। असल में ऐसा नहीं है। ये लिन परिवार है, यह लिन चैंग थिंग है। तुम्हारे पापा उस साल लिन ग्रुप के अकाउंट्स चेक कर रहे थे। उन्होंने एक गड़बड़ी पकड़ी थी, 37.5 करोड़ के फंड्स की कमी। पैसा लिन ग्रुप की प्रीसेल रेगुलेटरी अकाउंट से निकाला गया था। 7 शेल कंपनियों से गुजरकर आखिरकार लिन चैंग थिंग के निजी ऑफशोर फंड में चला गया। तुम्हारे पापा ने सबूत तैयार कर लिए थे। उसे रेगुलेटरी विभाग को सौंपने की तैयारी थी। उसे सौंपने से एक रात पहले ही वो एक्सीडेंट हो गया। माँ जानती है कि तुम समझदार हो, तुम बचपन से ही दूसरे बच्चों से ज़्यादा दूर की सोच सकते थे, लेकिन माँ तुमसे भीख मांगती है। कोई जल्दबाजी मत करना। लिन चैंग थिंग ने इस शहर में 20 सालों तक अपना जाल बिछाया है। राजनीति और व्यापार दोनों में उनके अपने लोग हैं। तुम्हारे पापा के पास जो सबूत थे, एक्सीडेंट के बाद वो सब गायब हो गए। माँ इन सालों में चुपके चुपके उन्हें दोबारा इकट्ठा करती रही है। इस पेन ड्राइव में इस वीडियो के अलावा एक और फोल्डर है। इसमें वो सब कुछ है जो माँ जुटा पाई, सारा फंड, सारी चीज़ें। लेकिन माँ जानती है यह अभी भी काफ़ी नहीं है। अभी सबसे ज़रूरी कड़ी गायब है, उन 7 शेल कंपनियों के असली मालिक की जानकारी और ट्रांसफ़र के असली कागजात। माँ उन्हें नहीं ढूंढ पाई, इसलिए माँ ने यह काम तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम काफ़ी मजबूत हो गए हो तो पापा की मदद करना, माँ की मदद करना और ये काम पूरा करना। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि ये बहुत मुश्किल और ख़तरनाक है तो इस पेन ड्राइव को डिलीट कर देना। माँ तुम्हें दोष नहीं देगी। माँ बस यही चाहती है कि तुम और थांग यू सुरक्षित रहो। शी छिंग युआन का हाथ अभी भी मेरे कंधे पर था। उन्होंने उसे हटाया नहीं। मैं महसूस कर सकता था कि उनकी उंगलियां धीरे से दबाव डाल रही थी, जैसे वो पक्का कर रहे हो कि मैं अभी भी ठीक हूँ या नहीं। मैं ठीक हूँ। मैंने पेन ड्राइव का दूसरा फोल्डर खोला।
उसमें 47 फाइलें थीं। स्कैन किए हुए कागजात, बैंक स्टेटमेंट के स्क्रीनशॉट, ईमेल, कंपनी के बदलाव की जानकारी, कुछ रिकॉर्डिंग फाइलें। मैंने लगभग 5 मिनट लिए। सारी फाइलों का फोल्डर देख लिया और फिर लैपटॉप बंद कर दिया। वो लिन चैंगथिंग, वो कहाँ है? लिन ग्रुप, शहर का सबसे बड़ा बिल्डर। उसके तहत 4 लिस्टेड सहायक कंपनियां हैं। पिछले साल कमाई 200 अरब के पार। चेयरमैन लिन चैंगथिंग, म्यूनिसिपल कमेटी के सदस्य, लगातार 8 साल शहर में टैक्स भरने वालों में टॉप 3 में। तो हम क्या करें? स्कूल वापस चलें? स्कूल वापस चलें? ये मामला आज हल होने वाला नहीं है। लिन चैंगथिंग, वाकई ये वही है। मेरे पिता के काम में लिन ग्रुप के साथ 2 बार प्रोजेक्ट्स पर आमना सामना हुआ था। पिछली बार मुलाकात 3 साल पहले हुई थी। पुराने शहर के पुनर्निर्माण की बोली थी। आखिर में वो प्रोजेक्ट लिन ग्रुप को दे दिया गया। मेरे पिता ने उस समय कुछ नहीं कहा, बस घर वापस आकर लिन चैंगथिंग का विजिटिंग कार्ड टेबल से उठाकर मशीन में डालकर काट दिया। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लिन चैंगथिंग ऐसा वैसा इंसान नहीं है जिसे कोई भी छू सके। मुझे पता है तुम क्या करने की सोच रहे हो। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैंने नीचे झुककर पेन ड्राइव को जकड़े हुए अपने हाथ को एक बार देखा। माँ की छोड़ी हुई 47 फाइलें। मैंने अभी अभी उन पर एक नज़र डाली थी। ज़्यादातर सबूत इनडायरेक्ट हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट, कंपनी के बदलाव का रिकॉर्ड और ईमेल के स्क्रीनशॉट। अगर इन्हें सबके सामने लाया जाए, ये बस ये साबित कर सकते हैं कि पैसों का लेन देन अजीब था, लेकिन सीधे तौर पर लिन चैंगथिंग को नहीं फंसा सकते। उसने कहा कि अभी सबसे ज़रूरी सुराग गायब है, उन 7 शेल कंपनियों की जानकारी और ओरिजिनल ट्रांसफ़र रसीदें। ये 2 चीज़ें 7 साल गुजर चुके हैं। या तो वे मिटा दी गई होंगी या कहीं ऐसी जगह छिपाई गई होंगी जहां मेरी पहुंच अभी नहीं है। लेकिन कंपनियों की जानकारी अगर हम सरकारी रिकॉर्ड्स में चेक करें तो कुछ नहीं मिलेगा। इस लेवल का ऑफशोर स्ट्रक्चर, घरेलू बिजनेस सिस्टम में जो नाम रजिस्टर हैं वो सब बस नाम के मालिक हैं। असली मालिक की जानकारी तो विदेश में रजिस्टर करने वाली एजेंसी के पास है। तो तुम इसे कैसे ढूंढोगे? तुमने अभी मुझसे पूछा था ना कि क्या मैं वो स्क्रिप्ट बेचूंगा। मेरी उस स्क्रिप्ट की असल ताकत डेटा को ट्रैक करना है। इंटरनेट पर उन बॉट्स या फेक अमाउंट्स का आईपी और पोस्टिंग रिकॉर्ड ढूंढना तो बस उसका सबसे छोटा काम है। उसका असली कोर मॉड्यूल, जिसे मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया, वो कई लेयर के नेटवर्क सुरक्षा को तोड़ सकता है और डेटा के पैटर्न और ट्रांसफ़र पाथ के जरिए असली डिवाइस को ढूंढ निकाल सकता है। तुम्हारा मतलब है कि लिन परिवार की उन 7 शेल कंपनियों का, चाहे विदेशी रजिस्ट्रेशन ही क्यों ना हो, उनकी रोज़ाना की वर्किंग में भारत या चीन के साथ पैसों का लेन देन और जानकारी का आदान प्रदान तो होता ही होगा। जब तक उनके और लिन ग्रुप के बीच डेटा का एक भी लिंक है, चाहे वो सिर्फ एक ईमेल हो या पैसे ट्रांसफ़र करने का एक निर्देश या कोई एन्क्रिप्टेड मैसेज, मैं उस रास्ते को पकड़कर पर्दे के पीछे छिपे असली मालिक को बाहर निकाल लूंगा। शी छिंगयुआन मुझे देखते हुए काफ़ी देर तक चुप रहा। लिविंग रूम में शांति थी। थांग्यो ने रोना बंद कर दिया था। आखिरकार शी छिंगयुआन ने कहा, तुम जो वो कंपनी एंटी स्कैम और एंटी बॉट्स बिजनेस की बात कर रहे थे, मेरे पार्टनर बनने की शर्त क्या है? शर्त यह है कि जिस दिन तुम लिन झेंगटिंग के खिलाफ कदम उठाओगे, कानूनी मामले से जुड़ी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं ही सब देखूंगा। स्कूल वापस जाने के रास्ते में थांग्यो काफ़ी देर तक रोती रही, पिछली सीट पर। सीट को गले लगाकर सो गई। शी छिंगयुआन मेरे बगल में बैठा था। उसके घुटनों पर एक लेदर नोटबुक खुली थी। मैंने तिरछी नज़रों से देखा। पेज के सबसे ऊपर 5 शब्द लिखे थे, छिमिंग टेक्नोलॉजी। इसका क्या मतलब है? कंपनी का नाम शी जिंग के शियाओ या से लिया गया है। पूरब में छिमिंग है, पश्चिम में चांगगेंग है। छिमिंग स्टार वो तारा है जो रात खत्म होने और सुबह होने से पहले सबसे पहले चमकता है। साहित्यकारों का अंदाज एक साइंस पढ़ने वाले लड़के के तौर पर मैं अब समझ रहा हूँ। पसंद नहीं आया तो तुम्हारा ये चेहरा कैसा है? मुझे बस अपनी माँ का वो आखिरी गाना याद आ गया जो उन्हें बहुत पसंद था। उसमें एक लाइन थी, सूरज निकलने से पहले अलविदा कहना। शे छिंगयुआन के हाथ की पेन अचानक रुक गई। वो कुछ पल के लिए शांत रहा, फिर नीचे झुका और छिमिंग टेक्नोलॉजी के नीचे एक लाइन और लिखी, सुबह की पहली किरण कभी देर नहीं करती, कभी पीछे नहीं हटती। दोपहर के 4 बजे गाड़ी स्कूल के गेट पर रुकी। मैंने नींद में डूबी थांगयो को गर्ल्स हॉस्टल के नीचे छोड़ा। उठने के बाद भी वो मुझे चिपकी रही। आखिर में हॉस्टल की वार्डन आई, तब जाके वो अंदर जाने को मानी। मैं और शी छिंगयुआन कैंपस के रास्ते पर साथ चलने लगे। सामने अचानक शोर सुनाई दिया। कुछ छात्र सड़क के मोड़ पर घेरा बनाए खड़े थे। भीड़ के बीच एक लड़की खड़ी थी। वो लिन छी थी। मैंने कहा ना, कुल 200, एक भी रुपया ज़्यादा नहीं दूंगी। तुमने ऑर्डर देते समय साफ कहा था कि कुल दाम 1000 है। क्या ये बेकार का फूल 1000 का है? अब मुझे ये नहीं चाहिए।
तुम्हें 200 दिए, ये काफ़ी हैं। अगर फिर से कुछ बोलने की हिम्मत की तो मैं अपने पिता से कहकर तुम्हारी पूरी डिलीवरी सर्विस को इस महीने एक भी ऑर्डर नहीं मिलने दूंगी। मैं रुक गया। ये घमंडी लिंची उस वक्त से जब वो मेरे करीब आई थी। उसका वो कोमल और सभ्य व्यवहार बिल्कुल अलग था। लगता है यही उसका असली चेहरा है। मैं धीरे से भीड़ में घुस गया। लिन छात्रा, ऑर्डर नंबर ऊपर लिखा है। प्लेटफॉर्म के बैकएंड पर चेक करने पर साफ हो जाएगा कि असली दाम क्या है। सिस्टम ने जो कहा वही होगा। वो सिस्टम की गलती है। लिन छात्रा, ऑनलाइन ट्रेड सबमिट होने के बाद एग्रीमेंट लागू हो जाता है। आप इसे अकेले अपनी मर्जी से नहीं बदल सकती। क्या तुम बीच में आना चाहते हो? ये बीच में आना नहीं है। तुमने अभी धमकी दी कि अपनी पहुंच का इस्तेमाल करोगी। पूरी डिलीवरी सर्विस को दबाने के लिए किसी दूसरे के काम को इस तरह धमकी देना। वो सामने आ गया। ये कानून के खिलाफ है। अगर इसकी जांच हुई तो तुम्हारे पिता और पूरे लिन परिवार के लिए ये अच्छा नहीं होगा। छिमिंग टेक्नोलॉजी अगले हफ्ते शुरू हो रही है। अगर आज के इस मामले के 24 घंटे के भीतर सामने वाली पार्टी ने तुमसे माफ़ी नहीं मांगी और पूरे पैसे नहीं चुकाए तो इस नंबर पर कॉल करना। हम फ्री में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम ज़्यादा खुश मत हो। जब मेरे पिता को इस बारे में पता चलेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इस स्कूल में किसका हुक्म चलता है। ज़रा वापस जाकर लिन झेंगटिंग को एक मैसेज दे देना। मैं 7 साल से इंतज़ार कर रहा था। लिन छी भी पीछे हट गई, हड़बड़ाकर भीड़ से निकली और जल्दी में चली गई। तुम तो जानबूझकर शेर को छेड़ रहे हो। लिन झेंगटिंग को पक्का पता चल जाएगा कि उस वक्त के मामले का सुराग अभी भी मौजूद है। जैसे ही वो कोई कदम उठाएगा, मैं उसकी गलती पकड़कर उन 7 शेल कंपनियों को एक एक करके बाहर निकाल लूंगा। छिमिंग टेक्नोलॉजी। कल रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। हम तुरंत काम शुरू करेंगे। उसी रात हॉस्टल की बत्तियां बुझने से पहले मैंने 3 काम पूरे किए। पहला, अपनी माँ के छोड़े हुए यूएसबी की 47 फाइलों को कॉपी करके एक पुराने लैपटॉप में डाला जो इंटरनेट से बिल्कुल कटा हुआ था। ओरिजिनल यूएसबी को एक बैग में डाल दिया और चुपके से अपने गद्दे के नीचे छिपा दिया। तुमने क्या कीमती चीज़ छिपा दिया? वो चीज़ जो तुम्हें कामयाबी के साथ ग्रेजुएशन दिला सके। मैंने कुछ नहीं देखा। वो भी काफ़ी डरावना था। दूसरी बात, मैंने अपने इस्तेमाल होने वाले सोशल अकाउंट्स और कम्युनिकेशन ऐप्स को कॉलेज नेटवर्क से पूरी तरह हटा दिया। मैंने डेली रूटीन जैसा दिखने वाला एक टाइमर सेट किया ताकि सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लाइक और इंटरेक्शन होता रहे। यहाँ तक कि देर रात वीडियो वेबसाइट्स ब्राउज करने की आदत को भी मैंने वेबसाइट की सेटिंग्स ठीक कर ली थी ताकि मेरी असली लोकेशन छिप जाए। तीसरी बात, मैंने अपने मेन कंप्यूटर में जानबूझकर एक फोल्डर बनाया जो ऊपर से काफ़ी सुरक्षित लग रहा था, जिसका नाम रखा लिनशी 2017। ओरिजिनल फाइल्स। उस फोल्डर के अंदर 47 पीडीएफ फाइल्स थी और हर फाइल में सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, स्वागत है। रात के 2:47 पर मेज़ पर रखे उस दूसरे कंप्यूटर में जो हमेशा मॉनिटरिंग के लिए चलता था। अचानक एक नोटिफिकेशन आया। फोल्डर को खोलने की कोशिश की जा रही है। एक्सेस करने वाला विदेश का था। कई लेयर्स पार करके आ रहा था। मैंने हेडफोन लगाए, स्क्रीन पर नजरें गड़ा ली। सामने वाले का आईपी दुनिया के कई अलग अलग इलाकों के बीच लगातार बदल रहा था। गहराई में छुपा हुआ आम ट्रैकिंग के तरीके दूसरी लेयर पर ही पूरी तरह फेल हो जाते। मैंने उन्हें रोका नहीं। उन्हें सुरक्षा घेरा तोड़ने और फोल्डर में घुसने दिया और उन्हें वो 47 एक जैसे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करते देखता रहा, हर डाउनलोड रिक्वेस्ट के साथ। मैंने चुपके से अपना लिखा हुआ एक छोटा सा कोड प्लांट कर दिया। ये कोड डेटा चोरी नहीं करेगा, ना ही डिवाइस को नुकसान पहुंचाएगा और ना ही एंटीवायरस इसे पकड़ पाएगा। इसका इकलौता काम था हर 60 सेकंड में मेरे सर्वर पर उस डिवाइस का टाइम वापस भेजना। अकेले एक टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर 7 अलग अलग डिवाइसेस लगातार एक जैसा टाइम भेजे तो ये पक्का किया जा सकता है कि वे सभी एक ही सर्वर शेयर कर रहे हैं। और यही सर्वर उन 7 फर्जी कंपनियों के पैसों के लेन देन का जरिया था। 47 डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हो गए। सामने वाले ने बिना कोई निशान छोड़े कनेक्शन काट दिया। मैं शांति से इंतज़ार करता रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। 7 अलग सिग्नल समय पर वापस आए। 7 अलग डिवाइसेस के लिए। मैंने उन सिग्नल्स की लोकेशन को मैप पर मार्क कर दिया। आखिरी लोकेशन इस शहर के जियांगबेई डिस्ट्रिक्ट की लिनशी ग्रुप की मेन बिल्डिंग की 37वीं मंजिल पर मिली। मैंने एक गहरी सांस ली। सभी आईपी एड्रेस और फिंगरप्रिंट्स को पूरी तरह लॉक कर दिया। इसका नाम रखा किमिंग 001। मैंने वीचैट खोलकर शह जिन्युआन को मैसेज भेजा, मछली जाल में फंस गई है। मेरे पिता भी आज रात सो नहीं पाए। लिन झेंगटिंग ने उनसे संपर्क किया है। लिन झेंगटिंग ने खुद फ़ोन किया। मेरे पिता को परखने के लिए पूछा कि शह परिवार मुझे और तुम्हें इतना करीब आने की इजाज़त क्यों दे रहा है। शह अंकल ने क्या जवाब दिया? 8 शब्द, मेरी बेटी का मामला है, मैं दखल नहीं देता। फ़ोन काटने से पहले मेरे पिता ने एक लाइन और जोड़ी,
लेकिन अगर उसे कुछ हुआ तो शय अंकल को मेरी तरफ से शुक्रिया कह देना, खुद आकर शुक्रिया कहना। अगले बुधवार की रात एच सिटी में मेरे पिता ने दावत रखी है, तुम्हें बुलाया है। बुधवार ही क्यों तय किया? अगले मंगलवार को मेरे पिता की लॉयर टीम एग्रीमेंट लिन जेंगटिंग के हाथों में दे देगी। समझौते के अनुसार फेंग परिवार के पास मौजूद लिन शी के शेयर्स की खरीद कीमत मार्केट वैल्यू की 50% तय की गई है। यह एग्रीमेंट उसे साइन करना ही पड़ेगा, चाहे मन हो या ना हो। जैसे ही वो साइन करेगा, लिनशिक पसा आधा हो जाएगा। बचा हुआ काम तुम संभाल लेना। हॉस्टल में एकदम सन्नाटा था। लूमिन के खर्राटों की आवाज आ रही थी। हल्की चांदनी पर्दे की झरी से अंदर आ रही थी और मेज पर रखी उस पुरानी फोटो पर गिर रही थी। माँ की आंखों में प्यार और होठों पर वैसी ही मासूम मुस्कान थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वीडियो के आखिरी फ्रेम में थी। बुधवार की रात मैंने वो ब्लैक कस्टम सूट पहना जो शेख क्विंग युआन ने पहले ही भिजवा दिया था। लूमिन ने कपड़े को छूकर देखा। भाई साहब बहुत शानदार लग रहे हो। ये तो काफ़ी कीमती सूट है। हांगझोउ में वेस्ट लेक के किनारे एक प्राइवेट क्लब में। मैं कमरे के अंदर गया। शे चोंगशान ने नज़रें उठाकर कहा, मैंने क्विंग युआन से सुना है तुम लोग साथ मिलकर एक कंपनी खोलने की सोच रहे हो। जी हाँ शे अंकल, ये फ्रॉड और टैक्स चोरी के खिलाफ होगी, कमर्शियल फ्रॉड। स्टार्टअप का पूरा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। तुम लोग इक्विटी कैसे बांट रहे हो? 50-50 बराबर हिस्सा। 50-50 वाली पार्टनरशिप से कंपनी को बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। जब राय अलग होगी तो फैसला कौन लेगा? शे अंकल, 50-50 की हिस्सेदारी से कंपनी बड़ी नहीं होती। ये तब सच है जब दोनों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना हो। मेरा लक्ष्य है जो काम करना है उसे सही तरीके से करना। क्विंग युआन का लक्ष्य है अपने लोगों की रक्षा करना। हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। इस कंपनी को किसी एक बॉस की जरूरत नहीं है। दावत चल ही रही थी कि शे चोंगशान का असिस्टेंट तेजी से बाहर गया। ठीक है, शुक्रिया। और कमरे में आकर धीरे से रिपोर्ट दी। बात सुनने के बाद शे चोंगशान ने फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। लिनशिक ग्रुप के चेयरमैन लिन झेंगटिंग को पद का गलत इस्तेमाल, पैसे की हेराफेरी, रिश्वतखोरी जैसे गंभीर आरोपों में पुलिस ने पकड़ लिया है। खबर आने का समय शाम के 7:26। न्यूज़ के नीचे 3 तस्वीरें लगी थी। लिन झेंगटिंग को पुलिस अफसर बिल्डिंग से बाहर ले जा रहे थे। इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की आधिकारिक घोषणा, 7 फर्जी कंपनियों का पूरा चार्ट। ये चार्ट वही है जो मैंने तैयार किया था। मैंने फोन वापस किया। मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था। शे चोंगशान ने फिर से खाना शुरू किया और धीरे से बोले, 7 साल का सब्र। तुमने बहुत मेहनत की है। मेरे दिल में जो 7 साल से बोझ था वो इस पल गायब हो गया। 4 तारीख की सुबह आधिकारिक डेटा आया। लिनशी ग्रुप की 47 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। लिन जेंगटिंग की बेटी लिनशी ने कॉलेज छोड़ दिया और उसी रात विदेश भाग गई। लिन परिवार की 4 कंपनियों की ट्रेडिंग पूरी तरह से रोक दी गई है और शीए परिवार की लीगल टीम ने जो बाईबैक एग्रीमेंट तैयार किया था वो मार्केट बंद होने से ठीक पहले पूरा हो गया। डील पूरी हो गई। डील पूरी हो गई। दोपहर 3 बजे शहर की पुलिस ने एक बड़ा ऐलान किया कि 7 साल पहले हुई दुर्घटना की फिर से जांच शुरू होगी। फिलहाल 3 मुख्य संदिग्धों की पहचान कर ली गई है। यह खबर कैंपस में फैलते ही पूरे स्कूल में हलचल मच गई और लूमिन अपना फोन लेकर हॉस्टल की तरफ भागा। वो बहुत एक्साइटेड था। शाम को मैं शहर के साउथ वाले अपने पुराने घर लौटा। वो पुराना लैपटॉप निकाला और माँ का छोड़ा हुआ वीडियो फिर से चलाया। स्क्रीन पर माँ की प्यारी मुस्कान आज भी साफ दिख रही थी। शीए दीदी बस नीचे ही है। किमिंग टेक्नोलॉजी कल आधिकारिक तौर पर खुल रही है। मेरे पिता ने आज मुझसे एक बात कही। क्या बात? उस नौजवान को तुम कहीं जाने मत देना। इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट का ड्राफ्ट मैंने पूरा कर लिया है। आज रात के सितारे कितने खूबसूरत हैं। 3 साल बाद किमिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉड रोकने वाली एक बड़ी कंपनी बन चुकी है जिसके 7 शहरों में ऑफिस हैं। वह स्क्रिप्ट जिसे शुरू में सिर्फ ऑनलाइन ट्रोल्स को पकड़ने के लिए बनाया गया था, अब एक बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम बन गई है। इसने सैकड़ों कंपनियों को बड़े नुकसान से बचाया है और पुलिस की मदद से दर्जनों इंटरनेशनल फ्रॉड केस हल किए हैं। कंपनी के एनुअल इवेंट वाले दिन मैं मंच पर बोल रहा था और नीचे सभी कर्मचारी बैठे थे। सबसे आगे शीए छिंग युआन अपना सिर झुकाकर फाइल देख रही थी। कभी कभी वह ऊपर देखती और मेरी तरफ मुस्कुरा देती। भाषण खत्म होने के बाद वह मंच पर आई और मुझे एक फाइल दी। उसने बड़े सीरियस अंदाज में कहा, यह अगले साल का स्ट्रैटेजिक प्लान है। लीगल डिपार्टमेंट ने इसे चेक कर लिया है। मैंने फाइल ली और पहला पन्ना खोला। हेडिंग साफ लिखी थी, मिस्टर तांग चैन और मिस शीए छिंग युआन की शादी का पूरा प्लान। नीचे बैठे लोगों ने शोर मचाना और सीटी बजाना शुरू कर दिया। मैंने उसे देखा। उसके कान पूरी तरह लाल हो गए थे, फिर भी उसने खुद को संभाले रखा।
उसने कहा इस प्लान को साइन करना होगा। तारीख अगले महीने की 18 तय की। वह 18 ही क्यों? क्योंकि उस दिन तुम्हारे माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी है। मैंने उसका हाथ थामा और सबके सामने उस फाइल पर अपना नाम लिख दिया। बाद में हम शहर के साउथ वाले पुराने घर गए, मैं और शिए छिंगयुआन। हम साथ खड़े होकर अपने माता पिता की तस्वीर के सामने शराब का गिलास रखा। शादी के दिन, शादी में किसी ने तांग यू के रिश्तों के बारे में पूछा। मेरे भाई और भाभी स्कूल में मिले थे, अब साथ में काम कर रहे हैं, साथ में जी रहे हैं। मैं भी ऐसा ही पार्टनर ढूंढना चाहती हूँ। असल में मैं एक डिज़ाइन कंपनी में काम करती हूँ। पिछले महीने कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट मैनेजर आया है। वह काफ़ी भरोसेमंद है और काम भी अच्छे से करता है। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम पहले ही डेट कर रही हो। उसने कहा है कि प्रोबेशन पीरियड पूरा होने और नौकरी पक्की होने के बाद वह मुझे प्रपोज करेगा। मैंने इस बार सबक सीख लिया है। मैं अब पहले की तरह जल्दबाजी नहीं करूँगी और मुझे डर भी लगता है अगर मेरे भाई को वह पसंद न आया तो। अगर इंसान अच्छा है और तुम्हारा ख्याल रखता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। शिए छिंगयुआन ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। सामने के इस प्यारे नज़ारे को देखकर मेरे मन में सुकून आ गया। 7 साल पहले उस रात उसने गुस्से में आकर ऑनलाइन पोस्ट पर मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा था। पिक्चर एडिट करने वाले को ढूंढ रही थी, लड़ना चाहती थी। कौन जानता था कि वह चेहरा जिससे उसे पहली नज़र में प्यार हो गया था, वही इंसान पूरी जिंदगी उसके साथ रहने वाला है। यह सोचते हुए शिए छिंगयुआन ने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में ढेर सारा प्यार था। मैं उसके साथ को महसूस कर पा रहा था। मैंने मुड़कर अपनी पत्नी को प्यार से देखा और फिर अपनी छोटी बहन को देखा जो अपने सपनों के बारे में सोच रही थी। मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। वे लंबी काली रातें और संघर्ष, वह मुश्किल दौर जो किसी को नहीं पता था, आज इस खुशी में बदल चुका है। मुझे पता है कि रात कितनी भी लंबी हो, सवेरा ज़रूर आता है। और अब हमारा पूरा परिवार आखिरकार उस सुबह के सूरज का इंतज़ार ख़त्म कर चुका है। किमिंग टेक्नोलॉजी की कहानी अभी आगे चलेगी। तांग और शिए परिवार की खुशियाँ तो बस अभी शुरू हुई हैं।